आप सबको मेरा नमन। और आज आज का शीर्षक जैसे नरेश बाबू जी ने बोला कि ब्रेन की क्रॉस ट्रेनिंग। इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं। आप मेरा सहयोग दोगे? चैट के जरिए आप अपना कुछ मैं सवाल पूछूंगा, उसका आप जवाब दे सकेंगे आप? यहाँ पर यहाँ पर चैट है क्या नरेश बाबू जी? हाँ हाँ, है चैट है। चैट का आपको इनकॉल मैसेजेस दिख रहा होगा। हाँ, एक मिनट। आया क्या मैसेज आपको? हाँ, एक आया। हाँ ठीक तो है। उसी हाँ उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हाँ ठीक है, धन्यवाद। इस विषय में जाने के पहले अपने थोड़ा ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं। तो ब्रेन या मस्तिष्क या फिर चलो मस्तिष्क ही ले लेते हैं आजकल। इसके काफ़ी 2-3 ट्रांसलेशन है हिंदी में। तो सबसे पहले बताइए कि हमारा जो ब्रेन या मस्तिष्क की उम्र क्या है? कोई बता सकता है कि क्या उम्र है हमारे मस्तिष्क की? आप चैट पे नंबर पर भी नंबर डाल सकते हैं, कोई सही या गलत जवाब नहीं है, आप नंबर डालिए। यस करिए, कोई बात नहीं, गलत हो तो भी चलेगा। ठीक, अनम्यूट करके बता दीजिए क्या क्या ना, अगर आपको चैट नजर नहीं आ रहा तो अनम्यूट करके बता दीजिए कि ब्रेन की उम्र क्या है। उम्र, एज क्या है, एज ऑफ ब्रेन। ठीक है। सीपीयू नहीं, उम्र उम्र क्या, कितनी उम्र? जैसे हमारी 50, 60, 70, 100, तो हमारे ब्रेन की उम्र क्या है? व्हाट्स द एज ऑफ आवर ब्रेन? बॉडी एज, ठीक है, गुड। कहीं मैंने पढ़ा था कि ब्रेन की प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी जो है, ब्रेन की उम्र जो है, वो 100 साल से ऊपर है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि 50 की पहुंचे नहीं कि हमें लगता है कि हमारी आदत पड़ गई है। अचानक से मुझे नाम थे अचानक से कोई नाम सोचने की कोशिश करता हूँ, जैसे उदाहरण के रूप में नरेश बाबू जी को कुछ फोन करना, का नाम क्या है? फिर जब मैं हमारे से पूछा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन के कारण हो रहा है, कुछ कि इसके कारण हो रहा होगा। फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया जिसपे डाला था कि कोई भी कारण, कुछ लोग कोविड वैक्सीन बता रहे हैं, कुछ लोग कोविड बता रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आलसपन एक बहुत बड़ा कारण है, या हमारी इनएक्टिविटी बहुत बड़ी कारण है। मैं तब गहरी चिंतित में पड़ गया जब मेरे एक प्रिय अभिनेत्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस विषय में रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्लॉग में बोल रहे हैं कि कोविड और कोविड वैक्सीन कारण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो क्या कारण है? फिर मैं अपने आप को समझने की कोशिश किया कि हम जब बच्चे थे हमारी स्मरण शक्ति अच्छी थी। अब यहाँ पर डालो हाँ या ना, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, हाँ या ना डालो। बचपन में क्या आपकी स्मरण शक्ति अच्छी थी? चलो मान लेते हैं, आप सब मेरे से यकीन करोगे कि बचपन में हमारी स्मरण शक्ति अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र है 50 की पहुंची, तो हमें क्या लगता है कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ गई है। और जबकि कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क की जो उम्र जो है वो 100 साल से ऊपर है। तो भाई, क्या मजाक चल रहा है? नहीं, कारण ये है कि हमें उसको पता करना है कि क्या कारण है एक्चुअली। तो मैं शुरुआत किया कि बचपन में हमारी स्मरण शक्ति अच्छी थी, अभी नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है? तो मैं अपने आप को बचपन बचपन से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कोई डाल सकते हैं कि हम अब जो कर रहे हैं और बचपन में क्या फर्क है, हम बचपन में क्या करते थे और जो अब हम नहीं कर रहे हैं।
कोई एक दो तीन उदाहरण दे सकते हो आप? एक सही नहीं है, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है क्या? या ब्लैंक स्क्रीन आपका पूरा टैब दिख रहा है rather than specific window notepad अब दिख मुंह पर, हाँ नोट पर दिख रहा है ना। चलो अभी ले लेते हैं पहले, एक सेकेंड। तो पहला लेते हैं खेल। बचपन में हम काफी खेल कूदते थे। क्या आज हम खेल कूदते हैं बचपन के जैसे? नहीं। कोई बोलेंगे हम उम्र होगी, हम ऐसे खेल नहीं पाएंगे जैसे बचपन में हम खेल सकते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जिस अगर ये जो गतिविधियां हम जो बचपन में करते थे अब हम नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है उसका। लेकिन हम जो बचपन में खेल कर सकते थे वो अभी हम नहीं कर सकते कुछ कारणवश। तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं? हम योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बाद में जाएंगे। फिर बचपन में हम काफी पढ़ते थे। जब स्कूल में हम जाते थे तो हर एक दिन कुछ 6 और 8 घंटे का होता था एक दिन, या 6 से 8 घंटे का होता था जहाँ तक मुझे याद है। और दिन में हम करीब करीब 4 से 5 पाठ, अलग अलग पाठ सीखते थे, है कि नहीं? क्या हम आज की डेट में उतना पाठ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, दिन में इतना पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। हमें लगता है कि हम सब सीख लिए हैं, हम बस काम करते हैं, काम करने के आने के बाद कई जने टीवी खोल के बैठ जाते हैं या फिर अपने मोबाइल में रहते हैं, है कि नहीं? तो हमने पढ़ाई लिखाई कम कर दी है बचपन के बराबर। बदन का एक असूल है, जिस अंग का काम नहीं होता उस अंग को न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ाई लिखाई कम कर दिए तो शरीर को लगता है कि मस्तिष्क का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन देना कम कर दिया है या उसको थोड़ा थोड़ा मंद होना शुरू हो गया है। और बचपन में हम जो कुछ भी पढ़ते थे हम उसे दोहराते थे, रिपीट करते थे। बचपन में आपको याद होगा कि आपने कुछ आज पढ़ा, हफ्ते एक वीक बाद होता है वीकली टेस्ट। आप उसी चीज़ को पढ़ते दोबारा वीकली टेस्ट के लिए, उसके बाद होता था मंथली टेस्ट, वापस दोहराते थे आप। फिर होता था क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। ये रिसर्च में पता गया किया गया है कि अगर आप आज कुछ पढ़ते हो तो आपको वो याद शायद अगले 2-3 दिन तक रहेगा। अगले दिन अगर आप उसको वापस दोहराते हो तो शायद हफ्ते दिन 10 दिन तक आपको उसको याद रहेगा। अगर हफ्ते बाद वापस दोहराओगे, वापस उसको पढ़ोगे, तो आपको शायद महीना 2-3 महीना वापस याद रहेगा। अगर आप उसको महीने भर बाद वापस उसको दोहराओगे तो साल 2-3 साल तक वो चीज़ें आप भूलोगे नहीं। और दोबारा साल भर बाद वापस उसको दोहराओगे तो यकीन मानो आप वो चीज़ जिंदगी भर तक याद रहेगा। क्या हम ये करते हैं आज के जो समय में? हम कुछ पढ़ते हैं और कुछ समय बाद हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यार याद ही नहीं आ रहा है ये चीज़, है कि नहीं? तो फर्क हमारी याददाश्त में नहीं है, पर हमारी गतिविधियों में है। फिर बचपन में हम काफी विभिन्न विभिन्न की गतिविधियां करते थे। जैसे कि हम स्कूल जाते थे तो हम क्या करते थे? पढ़ाई के अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लासेस होते थे, जहाँ पर हम चित्र बनाते थे, या फिर गाने की क्लासेस होती थी, या अन्य कोई क्लासेस होते थे जो आजकल हम अलग अलग नहीं करते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो सुबह से शाम काम किए, घर आए, आराम किए, बस दिनचर्या आके मंद सी हो गई है कि नहीं? और अगला है खाना। बचपन में माँ जो बनाती थी हम वही खाते थे। आजकल क्या होने लगा? स्विगी जोमेटो वगैरह बाहर से खाना आने लगा। क्या ये खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है? आप ही सोच लीजिए।
जो अन्न उस जमाने का था और आज का जो अन्न खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, उनमें क्या वो सारी न्यूट्रिशन है जो पुराने ज़माने में जब हम माँ बना के खिलाती थी? नहीं। मानोगे ना आप सब मेरे साथ ये बात, सही है ना? और अगला है नींद। पहले हम 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे सो जाया करते थे। आजकल कई जने देखो, और कितने बजे सोते हैं? 12 बजे तो उनका दिन शुरू होता है रात का। तो हम देखेंगे बाद में नींद से कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है, ये आप सब जानते हैं। सर्केडियन रिदम के बारे में एक छोटा सा स्लाइड है, उसमें भी हम देखेंगे। आप लोग में से कितने लोग अभी तक कलम पकड़ के लिखते हो? अधिकतर लोग कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर बहुत कम हाथ का इस्तेमाल होता है। ये सच में पता क्या गया है कि अगर आप कलम पकड़ कर लिखते हो तो आपके मस्तिष्क में बेहतर असर पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कीबोर्ड में टाइप करने से नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप कलम से लिखोगे ना, उससे ज़्यादा बेहतर मस्तिष्क में असर पड़ता है, बेहतर असर पड़ता है। और आजकल बुजुर्गों में देखा जाए तो मानसिक या फिर उनको स्मरण शक्ति या फिर काफ़ी बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं। क्या कारण है? पुराने ज़माने में हम सब एक बड़े परिवार में रहते थे, आपको अकेलापन नहीं महसूस होता था। आजकल छोटा परिवार हो गया है और परिवार से कई जने भागने चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो घर के जो बुजुर्ग हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं। डिमेंशिया का मेन कारण क्या है? जब न्यूरल कम्युनिकेशन, जब न्यूरल संचार कम हो जाता है तो डिमेंशिया के आदमी शिकार हो जाते हैं। तो उसका क्या हल है? मुश्किल है, लेकिन अगर आप बड़े परिवार में रहोगे तो अच्छा है। नहीं है तो भी कम से कम आपके आसपास के लोग रहने चाहिए जिसके साथ आप मिलो, वो भी घर आए, आप भी जाओ, अच्छे अच्छे संबंध हो तो बेहतर है। और पुराने ज़माने में हम क्या नहीं करते हैं जो आज करते हैं? कोई गेस कर सकता है? ट्राई करिए। पुराने ज़माने में हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे जो आजकल हम कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन का तो आप गूगल करके देख लीजिए, आपको इतने सारे हानिकारक एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो मोबाइल फ़ोन के जरिए होते हैं। ठीक है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, वो हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर पे गहरा नेगेटिव असर पड़ता है। एप्पल के जो फाउंडर थे वो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन काफ़ी साल तक नहीं दिए क्योंकि उनको मालूम था कि मोबाइल फ़ोन का क्या असर पड़ता है हमारे मन और शरीर पर। चलो आज थोड़े बहुत स्लाइड के जरिए और जानते हैं इसके बारे में कि क्रॉस ट्रेनिंग क्या है और हम उस समय क्या क्या लाभ हो सकते हैं। स्लाइड दिख रहा है नरेश बाबू जी? हाँ जी, या थैंक्स। ओके। सो मस्तिष्क की क्रॉस ट्रेनिंग, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और भावनात्मक इमोशनल स्वास्थ्य में सुधार। मैं स्किप करता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, वो सब हेडिंग में आ ही जाएगा। मस्तिष्क की क्रॉस ट्रेनिंग क्या है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होना जो विभिन्न संज्ञानात्मक कौशल और दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक लचीलापन और कार्य प्रणाली में सुधार होती है। कार्य प्रणाली मतलब मस्तिष्क की फंक्शनिंग में सुधार होती है। लचीलापन आके इलास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। जो उसको हिंदी इतना नहीं मालूम उनके लिए engaging in a variety of activities that challenge different cognitive skills and perspectives to improve overall mental flexibility and functioning.
संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संज्ञानात्मक कौशल वो मानसिक क्षमताएं हैं जो हमें सोचने, सीखने, याद रखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है, जिसमें ध्यान, स्मृति और तर्क जैसे कार्य शामिल हैं। अंग्रेज में cognitive skills are mental abilities that enable us to think, learn, remember and solve problems, encompassing functions like attention, memory and reasoning. मस्तिष्क के क्रॉस ट्रेनिंग के लाभ क्या हैं? बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है अगर हम मस्तिष्क की क्रॉस ट्रेनिंग करें तो। अंग्रेजी में एनहांस्ड फोकस, तेज प्रसंस्करण गति, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग। ब्रेन की क्रॉस ट्रेनिंग स्मरण शक्ति यानी मेमोरी और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल को में वृद्धि होती है। अब देखते हैं योग के माध्यम से क्रॉस ट्रेनिंग में क्या लाभ मिलता है। योग के संज्ञानात्मक लाभ क्या है? केंद्र मतलब फोकस और एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन में सुधार। अगर आप सरल शारीरिक व्यायाम करते हो काफी, जैसे आपने आई एक्सरसाइज किया, तो आप क्या करते हो, आपके अंगूठे पे आपका नजर होती है, मतलब आपकी आंख आपके अंगूठे पे एकाग्रत होती है और आप उसको दाहिने और बाइने घुमाते हो। इससे आपका आंख पे तो आंख अच्छी होती ही है, लेकिन उसके अलावा आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि इसके पूरे एक्सरसाइज खाली आंख नहीं, शुरू से खड़े होने से लेकर विश्राम तक हर एक में आप अपने विभिन्न अंग पर ध्यान देते हो, जिससे आपकी एकाग्रता और केंद्रता बढ़ती है। 14 पॉइंट हुआ, मकरासन हुआ, जब आप ये सब व्यायाम करते हो तो आपका ध्यान आपके शरीर पर रहता है। ये आपको एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहायक होती है। स्मृति धारण मतलब मेमोरी रिटेंशन क्षमता में बढ़ावा मिलता है, बढ़ोतरी होती है। जब हम ये व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप जो खास तौर से जो लेट कर व्यायाम करते हो, जैसे कि हुआ मकरासन हुआ, 14 पॉइंट एक्यूप्रेशर हुआ या फिर रिलैक्सेशन हुआ, ये सब करते हो तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन सहज या खून के जरिए सहज पहुंच जाता है, जो आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। ऑक्सीजन का संचार से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को उत्तेजित करता है, जिससे स्मरण शक्ति और संज्ञानात्मक श्रम में सुधार होती है। उसके अलावा शायद हम ये डिप्लोमा कोर्स में भी सिखाते हैं सेतुबंध आसन, अगर आप इसका भी अभ्यास करोगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और भी अगर आप नेट में देखोगे तो शीर्षासन और सर्वांग आसन भी बताया गया है, जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप ये ना करें। खास तौर से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और या फिर रक्तचाप ज़्यादा है तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सेतुबंध आसन बहुत है। उसके अलावा हमारा वेतत्री महर्षि के बताए हुए सरल शारीरिक व्यायाम भी पर्याप्त है। शारीरिक गतिविधि के माध्यम से तनाव और चिंता को कम करना। योग विश्राम को बढ़ावा देता है और कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे तनाव से राहत और भावनात्मक खुशहाली में महत्वपूर्ण योगदान मिलती है। उदाहरण के रूप में आप रिलैक्सेशन करते हो तो आपका तन और मन शांत हो जाता है और कॉर्टिसोल नामक पदार्थ की उत्पत्ति भी कम होती है, जो तनाव और स्ट्रेस का मेन कारण है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए नुकसान है। कहते हैं कि अगर अमृत को भी हद से ज़्यादा खाओगे, लोगे, ग्रहण करोगे, वो भी विष बन जाता है।
प्राणायाम योग में श्वास पर नियंत्रण संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति को बढ़ाता है तथा मानसिक स्पष्टता मेंटल क्लैरिटी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। एक उदाहरण लेते हैं कपालभाति। आप बता सकते हैं क्या कपालभाति हमारे मोटापा कम करने के लिए हम करते हैं कपालभाति? हाँ या ना? क्या मोटापा कम करता है? क्या हम मोटापा के लिए कपालभाति करते हैं? ना हाँ ना, राइट। ना तो इसका मुख्य कारण है कपालभाति करने का। कपालभाति का अर्थ क्या, पहले समझ लेते हैं। कपालभाति का अर्थ है कपाल सर हुआ हमारा, मस्तिष्क हुआ, भाटी मतलब उत्तेजित करना या शाइन करना या चमकना। यह चमक दो तरह की चमक है। एक तो आके चेहरे की चमक, जो रोजीना कपालभाति करता है, आप उनके चेहरे को देखो, एक रकम की चमक नजर आएगी आपके उनके चेहरे में, और फिर आपको कहीं पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कपालभाति रोजीना करने से चेहरे में चमक रहेगी। और एक करने से कैसे चमक रहती है हमारे शरीर में? सब व्यायाम करते हैं हम जो सुबह शाम, कायाकल्प। हाँ कायाकल्प। तो कपालभाति करने से क्या होता है, हम हमारे फ्रंटल लोब बोलते हैं, हमारे ब्रेन मस्तिष्क के काफी भाग होते हैं, उनमें से एक फ्रंटल लोब भी है। जब हम कपालभाति करते हैं तो ये फ्रंटल लोब उत्तेजित हो जाता है। फ्रंटल लोब का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनिंग, यानी तर्क करना और सोचना। जब आप कपालभाति करते हो तो आपको तर्क करने की और सोचने की श्रम बढ़ जाती है। तो एक ये महत्वपूर्ण क्रिया है प्राणायाम। ध्यान के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है? आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस बढ़ती है। माइंडफुल के माध्यम से आत्म जागरूकता से स्पष्ट सोच की विकसित हो सकती है, क्लियर थिंकिंग, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है। बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर रिश्ते। माइंडफुलनेस से सहानुभूति और समझ बढ़ती है, जिससे संबंधों में काफी सुधार हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही है तो आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से क्या होता है, हमारी मानसिक आवृत्ति कम होना शुरू हो जाती है। हमें कुछ चीज़ याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, और वो कुछ जो हमने कुछ याद किया, उसके बारे में स्मरण किया, वो आके कम गति में रिकॉर्ड किया गया है। तो हायर गति में जब उसकी गति हाई, आपके मन की आवृत्ति जब उत्तेजित होती है, तो आपको स्मरण नहीं आती वो चीज़ जो आपने याद की है। तो अगर आप ध्यान करना शुरू कर दोगे कि तो मन की आवृत्ति धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपने जो याद किया है, वो जो भी पाठ याद किया है या कोई भी विषय याद किया है, वो सहज याद आ जाएगी। ध्यान के लाभ क्या हैं? ध्यान से मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है, आत्मविश्लेषण में सहायता होती है, याददाश्त बढ़ती है, शांति और जागरूकता की भावना बढ़ती है, ध्यान एकाग्रता और फोकस में सुधार होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। काफ़ी लाभ है, बस कुछ जरूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर है। मस्तिष्क मजबूत होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मन जैसा मन वैसा तन। अगर आपका शरीर ठीक होता है तो आपका मन भी ठीक होगा, जब मन ठीक होगा तो शरीर भी अपने आप से ठीक होगा। आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता में सुधार होती है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, संज्ञान में सुधार होता है, रचनात्मक को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, नींद में सुधार होती है। आप रात को अगर आपको नींद नहीं आती तो कुछ देर ध्यान करो, आपको सहज ही नींद आ जाएगी। ध्यान नकारात्मक ऊर्जाओं को नकारने में मदद करता है, जैसे कि तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट,
बेचैनी कम करती है, अवसाद मतलब डिप्रेशन में कमी आती है, नशे की लत से लड़ने में हमें सहायक मिलता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को कम करती है, और दर्द यानी हमें दर्द से निपटने में मदद मिलती है। अब देखते हैं अन्य प्रभावी, ये सब हुआ ध्यान और योग, वेदात्री महर्षि के बताए हुए। अगर आप उनको करें तो काफ़ी हद तक आपको मस्तिष्क में सुधार होगा ही होगा। उसके अलावा कुछ अन्य प्रभावी ब्रेन ट्रेनिंग गतिविधियों के बारे में थोड़ा जो जानकारी मुझे मिली है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उदाहरण के रूप में नृत्य। हमारा ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसमें आके दो भाग हैं, काफ़ी भाग हैं लेकिन दो प्रमुख भाग हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो राइट हेमिस्फीयर है वो कला के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी और कला के साथ जुड़ा हुआ है। जो लेफ्ट जो है लॉजिकल तर्क से जुड़ा हुआ है। तो जो इंजीनियरिंग में है, गणित बेस्ड में जो तर्क के काम जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ वो कर रहे हैं, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर मतलब बायना हिस्सा ज़्यादा जागरूक रहता है, ज़्यादा उत्तेजित रहता है, और राइट वाला हिस्सा मंद पड़ने लगता है। तो कुछ संतुलन बिगड़ जाते हैं दोनों के बीच में, और ब्रेन का कभी भी, मस्तिष्क का कभी भी संतुलन रहना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आप कुछ अलग चीज़ें कर सकते हैं जो आपको प्रिय है। उदाहरण के रूप में जिसको कभी नृत्य करने का बहुत इच्छा थी लेकिन कभी सीखी नहीं है, तो वो सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है। या फिर आपको नृत्य करना आता था, बचपन में सीखा था लेकिन कभी किया नहीं है, उसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। नृत्य एक आकर्षित गतिविधियां हैं जो लय और शारीरिक जागरूकता में सुधार करती है तथा शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान देती है। ये मन और शरीर के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देता है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाता है। तो देखिए फायदे नृत्य करने से, वैसे ही कुछ फायदे हैं अगर आप कुछ नई भाषा सीखते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप बोल रहे हो कि कुछ नया सीखो। अब हम क्या नया सीखें? तो कुछ नया सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई नया भाषा ले सकते हो, नया भाषा सीख सकते हो। उदाहरण के रूप में मैं आयुर्वेद में मुझे थोड़ी रुचि है, मैं तो आयुर्वेद के कुछ क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया हूँ ताकि आयुर्वेद के बारे में कुछ और जानकारी हासिल हो। हठा योग के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल हो, तो कुछ हठा योगा के क्लासेस भी ज्वाइन किए ताकि और जानकारी मिले कि योग क्या है, योग में और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ और कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। या तो कोई नई भाषा ही सीख लो। आप नई भाषा सीखोगे तो आप दूसरों से जो उस भाषा में जिनको वो भाषा आती है, अगर उनके साथ उस भाषा में अगर आप बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। भाषाएं या संगीत, वाद्य यंत्र सीखें। भाषाएं और संगीत सीखने से मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र उत्तेजित होते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य और मानसिक चपलता बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है जब आप कुछ नया सीखते हो। तो इन गतिविधियों में भाग लेने से उपलब्धि और व्यक्तिगत विकास की भावना मिलती है, जिससे ये अत्यधिक लाभकारी बन जाती है। आपको एक तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आपको गाने की रुचि है, अगर आप गाते हो, बेशक किसी के लिए नहीं, अपने लिए आप गाते हो, तो आपको कई बार एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है गाना गाने से। पहली और रणनीति खेलों में भाग लेना। तो पहले के जो एग्जाम्पल्स थे वो आके उनके लिए हैं जो इंजीनियरिंग में जो उनका काम इंजीनियरिंग बेस्ड है या तर्क बेस्ड है। तो उनके लिए अगर आप वो नृत्य या संगीत या कुछ नई भाषा सीखेंगे तो उनका जो राइट हेमिस्फीयर है वो संतुलित हो जाएगा, तो उनके लिए अच्छा है। और ये उनके लिए पहेलियाँ और रणनीति जैसे खेल उनके लिए अच्छा है जो आर्ट्स क्लास चलाते हैं, नृत्य क्लास चलाते हैं, संगीत क्लास चलाते हैं, जो उनको कोई समस्या समाधान का या फिर ऐसा कुछ तर्क की उनकी जो काम शैली है उनमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए
अगर वो कुछ राजनीतिक यानी रणनीति या फिर पहेलियां अगर कुछ सॉल्व करें तो उनके लिए बेहतर होगा। ब्रेन का दोनों हिस्सा बैलेंस हो जाएगा। शतरंज जैसे रणनीति खेलों में भाग लेने से स्मृति और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता सहित विभिन्न संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने में मदद मिलती है। स्मृति मतलब मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वृद्धि होती है। तर्क में सुधार होती है। सुडोको जैसी पहेलियां में तर्क का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जिससे खिलाड़ियों को गंभीर रूप से सोचने और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। अब आते हैं थोड़ा नींद के बारे में। हमारे आयुर्वेद में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है और अभी आके वेस्टर्न साइंस ने इसको सर्केडियन रिदम के नाम से बताया गया है। तो उन्होंने बताया कि हमें किस समय क्या कार्य करना चाहिए। तो सर्केडियन रिदम के बारे में मैं डीप जाऊंगा नहीं क्योंकि एक अलग ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सर्केडियन रिदम के हिसाब से अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर आके पाचन शक्ति जो भी खाना खाएगा ना उसको पचाने में लग जाता है। अगर आप उस वक्त सोए बगैर जागे रहोगे तो जो ऊर्जा जो पचाने में जो लगनी चाहिए वो आपको अन्य कार्य में यूज हो जाएगी, जिसके कारण आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। तो आजकल कई जने बोलते हैं आजकल मुझे ब्लोटिंग हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। ये सब इसके कारण से है, क्योंकि उस समय पे काम नहीं कर रहे हैं। रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लेट से उठ रहे हैं। ये सब उनका जो सर्केडियन रिदम जो ले है वो बिगड़ चुका है। तो एक सर्केडियन रिदम का एक आप नेट में देख सकते हो, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया। मैंने भी एक शायद एक कुछ पिछली बार सर्केडियन रिदम के बारे में मैंने साझा किया था, जो कुछ मेरी जानकारी थी। तो अगर आपको वीडियो मिले तो वो भी आप देख सकते हैं, और नेट में खोल सकते हो सर्केडियन रिदम के बारे में। और बचपन के कुछ खेल जो हम खेलते थे जब हमने खेलना बंद कर दिया। हालांकि हम सभी खेल खेल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ खेल हम अभी भी कर सकते हैं। और एक साइंस के रिसर्च के हिसाब से मालूम पड़ा है कि हैंड क्लैपिंग या जो ताली बजाने का जो खेल खेलते थे ना बचपन में, उससे मस्तिष्क में गहरा असर पड़ता है। मुझे पता नहीं वो साउंड आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप चित्र भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं, साउंड नहीं आ रहा है, बट वीडियो देख पा रहा है। तो ये खेल है, आप खेलिए अपने प्रियजनों के साथ। इसमें आके इस खेल से मस्तिष्क में बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल में देख सकते हो हैंड क्लैपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं अन्न में। अल्जाइमर नामक बीमारी का मुख्य कारण पता किए, जैसे कुछ प्रोटीन। वो प्रोटीन आपके क्या नाम है, मीट में, अंडों में और कुछ दूध में पाए गए हैं। दूध बुरा नहीं है, लेकिन आजकल जो दूध मिल रहे हैं वो सही नहीं है। पुराने ज़माने में आके एक दूध वाला घर आके दूध दे के जाता था। वो दूध कुछ घंटों के अंदर आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर आप सुबह दूध लिए तो शाम तक रख नहीं सकते थे, फट जाता था। या फिर आप फ्रिज में रखते थे। फ्रिज में रखने का अपना ही कुछ नुकसान होता है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये जो टेट्रा पैक में जो दूध आते हैं वो फ्रिज में भी नहीं रखने की जरूरत है।
आप उसको बाहर ही रख सकते हो, रूम के बाहर ही रख सकते हो अगर खोले नहीं हो तो सोच के देखिए इसके अंदर कितने केमिकल्स गए होंगे उसको, दूध को फटे नहीं, अगर दूध फटे नहीं तो उसके लिए कितने केमिकल्स अंदर डाले होंगे। ये सब हमारे शरीर के हानिकारक है। तो हो सके तो मीट, अंडे और दूध के जहाँ तक हो सके अगर कम कर सके तो कम कर सकते हो। चाय में अगर आपको दूध के बगैर नहीं होती तो दूध की मात्रा कम कर लो। और उसी के साथ अगर आप हरी सब्जियां खाना खाओ, अच्छी मात्रा में खाओगे तो आपके ब्रेन हेल्थ यानी आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। संतुलित कार्यक्रम को लागू करना, खाली हम इसके बारे में सुनना, बोलना, करना काफ़ी नहीं है। एक कार्यक्रम बनाओ, यानी एक समय सारिका यानी एक टाइम टेबल बनाओ। उदाहरण के रूप में एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करूँगा, 5:30 बजे वेदांतरी महर्षि के बताए हुए सरल शारीरिक व्यायाम करूँगा, और शाम को या जब भी मुझे समय मिले, लेकिन एक निर्धारित समय हो, मैं अन्य गतिविधियाँ करूँगा। जैसे मैंने सुडोकू कर लिया या गाना गा लिया, या कुछ तो भी एक गतिविधियाँ आप रख लो, जैसे शाम को 5 बजे या शाम को 6 बजे या शाम को 7 या 8 बजे जो भी। लेकिन एक समय आप बांध लो कि हाँ भाई, रोजाना इस समय मुझे ये कार्य करना है। आप 21 दिन में आपको वो आदत बन जाएगी अपने आप से। आप सुबह 5 बजे उठोगे, ध्यान करोगे, व्यायाम करोगे, और शाम होते ही अपने आप से वो गतिविधियाँ भी करोगे। आपको भार नहीं लगेगा, वो आदत बन जाएगी। जैसे हम ब्रश करते हैं, वो एक आदत बन गई कि आपको ब्रश करने में भार लगता है, नहीं। वैसे ही अगर आपकी ये सब चीज़ जो करोगे एक आदत बन जाएगी तो आपको भार नहीं लगेगी। वैज्ञानिक प्रमाण और अनुसंधान, आप हम सब जानते हैं, वेस्टर्न रिसर्च से भी मालूम पड़ा है कि योग और ध्यान से कितने फ़ायदे होते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा। हमें मालूम है इसके बारे में। वेस्टर्न कंट्रीज़ को तो अभी मालूम पड़ रहा है रिसर्च के बारे में, लेकिन हमें यहाँ के प्राचीन काल से हमें योग और ध्यान की महिमा हम सभी को मालूम है। निष्कर्ष, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाना, योग और ध्यान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार ला सकते हैं। एकाग्रता, स्मृति और समग्र संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। भावनात्मक कल्याण, ये अभ्यास भावनात्मक लचीलापन को बढ़ावा देते हैं तथा व्यक्तियों को तनाव और चिंता को अधिक प्रभाव ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। दैनिक एकीकरण, दैनिक दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करने से दीर्घकालिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। नरेश बाबू जी। Yeah.